इतला यह है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए अपने इत्तेहादियों के साथ तकरीबन 80-85% मामलात के ऊपर कंसेंसस बना चुकी है। अब तरमीम बस आया ही चाहती है। कमेटियों के पास है, मामलात हुकूमत की फेवर में है, तमाम बातें ही मंजूरी की तरफ जा रही हैं। सिर्फ एक मामला ये हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है कि जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि मुझे ताहयात इस्तिस्ना नहीं चाहिए, मुझे सजा दी जाए अगर मैंने कोई जुर्म किया है। क्या मामलात बनेंगे, हालात किस तरफ जाएंगे? फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। हम साथ साथ मुझे स्टूडियो से ज्वाइन किया हाफिज एहसान अहमद साहब ने। आप भी माहिर कानून है, एक नामवर वकील है सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी शुक्रिया। फैसल साहब, मैं स्टार्ट आपसे ले लेता हूँ ताकि मैं हाफिज साहब से उस पर तबसरा तजिया ले लूँ। सर, मसला इस वक्त ये है कि मुझे जो आज आईनी तरमीम में सबसे मजेदार चीज जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट के बाद जो है वो एक बहस शुरू हो गई है, वो इस्तिस्ना की है। सदर पाकिस्तान भी इस्तिस्ना चाहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी इस्तिस्ना चाहते हैं। तो ये इस्तिस्ना गेम क्या है फैसल साहब? इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्यों इस्तिस्ना चाहते हैं कि इनको कोई कुछ पूछे नहीं बाद में? क्या आखिर इसके पीछे बैकग्राउंडर क्या है? ये इस्तिस्ना गेम आया कहां से? दुनिया में ऐसा होता है? नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स को जो है वो जब तक वो रहते हैं तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और दुनिया के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा होता है। लेकिन ये जो लाइफ टाइम इस्तिस्ना है या ये जो ड्रामे हैं, ये तो हमने कभी भी नहीं सुने। और जिस तरह से ये मामला किया जा रहा है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ये बहुत ही आप समझे अमियाना बात है। ये इसकी मिसाल जो है आपको इवन कोलंबिया या उन ममालिक में नहीं मिलेगी जहाँ पे मतलब बहुत मैक्सिको या मतलब लैटिन अमेरिका कंप्यूटर ने लिया हुआ वैसे तो कंप्यूटर ने एक रोशन मिसाल है आपके लिए। तो जमहूरिया वो तो कामर है, वो तो पता नहीं कितने साल से वहाँ पे है और जब तक वो रशिया जो है वो रोशन मिसाल तो नहीं है। आप ये कहेंगे कि आप उनको कुछ कर नहीं सके तो बुनियादी तौर पर ये जो साइंस में यानी तरमीम है, मुझे तो इसकी रीजन लॉजिक नहीं कुछ समझ नहीं आती। कोई अभी कहेंगे जी सिनर्जी है, जी ऑपरेशनल कमांड है। भाई हमेशा आर्मी चीफ का ऑफिस ही ऑपरेशनल कमांड करता था, वही सबसे तगड़ा ऑफिस है और इसको बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता था। और फिर जिस तरह की जो ये तो चापलूसाना और खुशामदाना बातें हैं, मुझे तो इसकी फ्रैंकली कुछ समझ नहीं आई कि ये क्यों कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। फैसल भाई, मैं चाहूंगा कि हम ना एक एक करके चीजों के ऊपर बात कर लें। आईनी तरमीम में बहुत सारी चीजें हैं सर, तो एक और मामला भी है, इन दो चीजों को साथ कर लेते हैं, फिर मैं जरा हाफिज साहब की तरफ भी आ जाऊंगा। नैब के हवाले से भी सुना है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि नैब का जो मामला है उसे खत्म कर दिया जाए क्योंकि ये मिसाक जमहूरियत से अखज़ करदा ये नुक्ता है। तो क्या इसके पीछे पर्पज आपको लगता है? क्योंकि नैब के ऊपर इल्जामात तो अपनी जगह मौजूद है कि वो विक्टिमाइजेशन करता रहा है पॉलिटिकल। पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि जुर्म की सजा खत्म कर दी जाए और किसी किस्म की कोई प्रोसिक्यूशन हो ही ना और लूट मार की खुली इजाजत हो। उनका जो है मजमा नजर सिर्फ और सिर्फ लूट मार पैसे बनाना है, उसके अलावा कुछ सीरियसनेस उनकी कभी है ही नहीं। वो ये कहते रहते हैं कि हमने वसीतर मुफाद में ये और अपना वसीतर मुफाद वो देखते हैं, अपने वसीतर मुफाद के ही फैसले करते हैं। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि उन्होंने कभी कोई प्रिंसिपल स्टैंड लिया हो। हमेशा जो है वो बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं हर चीज से। तो जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी थोड़ी है जो भुट्टो या भुट्टो की, ये तो बिलावल जरदारी की और आसिफ जरदारी की पार्टी, तो उसके जैसे वो है वैसे उनकी मामलात। ठीक हो गया। हाफिज साहब, आप क्या कहते हैं इसको? अगर पॉलिटिकली हम देखें तो जाहिर है कि इसके ऊपर गुफ्तगू भी हो रही है, बात भी हो रही है कि जी ये 27वीं तरमीम का इस तरीके से आ जाना, कौन सी रिवायत थी, कोई बहस नहीं हुई, लोग 18वीं तरमीम की मिसाल देते हैं। आपके सामने एक ड्राफ्ट आया है और वो ड्राफ्ट जो है वो बुनियादी तौर पे दो चीज़ों पे आया है। एक ड्राफ्ट आया है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे आया है, एक ड्राफ्ट का हिस्सा है वो आर्टिकल 243 का है। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो पार्लियामेंट के अभी भी अंदर हैं या पार्लियामेंट के बाहर हैं, वो बड़ी देर से इस नैरेटिव के ऊपर थी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसे डिवाइड होना चाहिए और उसकी जगह जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, ताकि उसके बहुत सारी चीजें थी। उसके अंदर शायद उनकी पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी थी कि जितना सुप्रीम कोर्ट ने सारा सिस्टम चोक किया हुआ है इसको किसी न किसी जगह शिफ्ट किया जाए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। लेकिन बुनियादी चीज भी इसके अंदर यह थी कि अगर दुनिया ने एक्सपेरिमेंट किया है, पहला एक्सपेरिमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का था वो पोस्ट आपको जो वर्ल्ड वॉर के बाद आया 1920 से ऑस्ट्रिया में बना, टर्की में
अभी भी चल रहा है, पैरेलल कोर्ट्स चलती हैं, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अपना है, जर्मनी के अंदर है, साउथ दुनिया के तकरीबन 80 से ज्यादा ममालिक हैं जो किसी न किसी तरह जो है उन्होंने अपने फंक्शंस जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड हैं उनके लिए कहीं ट्रिब्यूनल कर दिया है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कर दिया है, किसी जगह उसी और फोरम का नाम दिया है। और पाकिस्तान की ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, कोई ये कहे ना कि उन्होंने 2022 से पहले भी कहा हो कि जी ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो चले, इन्होंने दोनों ने साइन किया था, ये बाद में एंडोर्समेंट आई थी कि जी ये बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, हमें यही सुप्रीम कोर्ट सूट करती है। कोई निकाले उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं आपको नजर नहीं आएंगी। अब ये है कि जब 26वीं तरमीम आई तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे आई तो सबने कहा, जो दूसरे थे वहां पे पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस भी हुई, फैसिलिटेशन भी आई कि नहीं जी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना लें, आपके सामने 1 साल का है। क्योंकि है ये है कि हम ये चाहते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर हमारे मर्जी के जज आए तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर हमारी मर्जी के जज आए वो भी ठीक है। क्योंकि बाज दफा हम ये है कि हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी सूट करती है और हमारे अपने भी वो मैटर्स होते हैं कि शायद वो उस लॉ के फ्रेम के अंदर नहीं आ रहे होते और अगर किसी ने वो फैसला कर दिया है तो हम कहते हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट आप निकाल लेना, पिछले 12, 14, 15 से है, फैसल बेर में आउट करेगा। क्या 184 का इस्तेमाल इस मुल्क में अंदर ठीक हुआ है? पार्लियामेंट ने फैसला किया कि यार इसको मास्टर ऑफ रोस्टर को खत्म करें, ये इकट्ठे बैठ के फैसला करें, एक कमेटी बने, सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे दे दिया। वही सुप्रीम कोर्ट बाद में 10-5 से एक फैसला कर देती है। आर्टिकल 62 जो है किस काइंड के अंदर लिखा हुआ है कि जी आपने लाइफ टाइम, सुप्रीम कोर्ट कहे कि जितनी देर मेरा डिक्लेरेशन मौजूद है एक बंदा डिस्क्वालीफाई रहेगा। किस जगह लिखा है, छोड़ें कि जी हॉर्स ट्रेडिंग की स्पिरिट क्या है या किस तरह है, जिसने वोट ही नहीं कास्ट किया, उसका वोट काउंट ही नहीं आपने किया, आप किस तरह उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि जो आपके सामने आया है इसका रिजर्व सीट्स का, पॉलिटिकल जस्टिस एक अपनी जगह, पॉलिटिकल फैसिलिटेशन, पब्लिक की राय एक जगह जो है, जो आप मोर्जी जो कहे, क्या आइन कानून के अंदर लिखा है कि एक ऐसी पार्टी जो है जिसके पास इलेक्शन सिंबल नहीं है, जिसने इलेक्शन जो है वो लड़ा नहीं है, जिसने अप्लाई नहीं किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट बार बार उसे कह रही है कि भी कोई है बंदा जो आके हमें बताए, वो कहते हैं नहीं SIC है, हम कहते हैं वो फैसला सुप्रीम कोर्ट अगर रिवर्स करती है तो उसके अंदर प्रॉब्लम है। मिलिट्री कोर्ट्स का जो है नैरेटिव बाद में बनाया, इन सारी जमातों से पूछे 1971 से लेके आज तक सारियों के अंदर जो है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुए हैं। PTI ने बताते खुद एक्सटेंशन की है मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल की जो है। उसके बाद 21st अमेंडमेंट आई, कितनी जजमेंट्स आई, 15 जजेस की जजमेंट आई, हम उसे ले गए वहां के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, और उन्हीं में जजों ने कहा यार हमें नहीं करना चाहिए, एक मेजोरिटी फैसला आ चुका है, हमें लार्जर बेंच की तरफ जाना चाहिए, और बाद में सुप्रीम कोर्ट फिर उसे रिवर्स करती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ऑनेस्टली इसके अंदर चूंकि पॉलिटिकल पार्टी का काम ही यही है कि उस तरह की एजिटेशन उन चीजों को लेके कि अगर आपने कंसीड कर दिया तो फिर तो मतलब ये होगा कि जी आपका एजेंडा नहीं है और आपने लोगों को बाहर नहीं लेके आना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हद तक कोई मैं नहीं समझता ये है, वो सिर्फ आपको एक ऑप्टिक्स नजर आते हैं और इन्हीं के कहने पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया तो उसी से ये मुनकर हो गए। इन्होंने कहा जी हमारी मर्जी नहीं है, मौलाना साहब आज भी कह रहे हैं कि यार ये शामिल थे, उनके बंदे कह रहे हैं ये शामिल। दूसरा ये है लोकल गवर्नमेंट। मैं हाफिज साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा फैसल साहब को इसमें शामिल करूं। फैसल साहब, बड़ा अहम नुकता है, वो लाइफ टाइम जो है वो इम्यूनिटी तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन अहम नुकता उठाया हाफिज साहब ने कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ये दुनिया भर में है, 80 ममालिक में वो गिनवार है। तो कहते हैं पाकिस्तान में आते हैं तो आप लोग, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जहर निकाल दिया उन्होंने तरमीम का, जब 26वीं तरमीम पास हुई थी। देखिए जो भी बात है इस वक्त, ये 27वीं या 26वीं तरमीम के पीछे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम है, क्या जरूरत है, क्या उसकी मजबूरी क्या थी, मास वाइज के कि आपने सुप्रीम कोर्ट को जो अपने अंगूठे के नीचे रखना है। ये जो बहुत ज्यादा 26वीं तरमीम में शोर मचाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, तो पाकिस्तान के 90% इलाके में तो वो एप्लीकेबल ही नहीं है। ना वहाँ पे पंजाब में है, ना सिंध में है, ना बलूचिस्तान में है, ना KP में है, ना इवन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उसकी एप्लीकेबिलिटी है। तो ऐसी कानून साजी या ऐसी आइन साजी जिसका 90% पाकिस्तान में कोई उसके वो एप्लीकेबल ही नहीं है, उसको आप क्या कंसिडर करेंगे। बाकी ये बात कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट 80 ममालिक में, तो वहां पे तो इलेक्शन भी चोरी नहीं होते, वहां पे फॉर्म 47 पे नहीं बनता, वहां पे जजेस को है वो क्या वो रिकॉर्ड भी नहीं होते, वहां पे जजेस को है असल में जहाँ मसाइल ज्यादा हो तो वहां पर इस तरह की चीजें भी ज्यादा होनी चाहिए ना, जो स्पेसिफिक हो। मसलन क्या मसाइल है सर यहाँ पे कोई जज जो है
कोई जज जो है वो कानून के मुताबिक फैसला दे, ये मसला है। नहीं सर, कोई जज जो है वो अपना आजाद में ना आए।